तर्जुमान मजलिस बचाओ तहरीक मजीदुल्लाह खान फरद साहब, सीनियर फायर अलहाज सैयद ताहिर साहब, स्टेज पे दीगर फायजीन इकराम, नौजवान साथियों, आज का जो इजलास बुलाया गया है, मजलिस बचाओ तहरीक के कारकुनों का इजलास बुलाया गया है। ये इजलास का मंशा और मकसद क्या है, मैं पहले वो बयान करूं। बहुत दिनों के बाद में आपकी हमारी मुलाकात हो रही है, क्योंकि सदर तहरीक अमेरिका के दौरे पर थे और उसके बाद में आज इस इजलास में आपसे मुलाकात हो रही है। ये जो इजलास बुलाया जा रहा है तहरीक की तरफ से 12 तारीख के दिन, 12 जून के दिन बाद नमाज मगरिब गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज चंचलगुड़े पर एक बड़ा एहतजाजी प्रोग्राम रखा गया और 13 तारीख के दिन मजलिस बचाओ तहरीक, समाजवादी पार्टी तेलंगाना, आंध्रा और महाराष्ट्र की तरफ से 11 बजे से 3 बजे तक एक कुल जमाती महाधरना रखा गया। ये जलसा एहतजाजी जलसे आम और ये एहतजाजी धरने में आपका क्या रोल रहना चाहिए, हमारा क्या रोल रहना चाहिए, हम किस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज करना चाहिए, ये उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए हम आपको यहाँ पर बुलाए। कोई जज्बाती तकारीर या कोई किस्से कहानियाँ सुनाने के लिए इस इजलास को नहीं बुलाया गया। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है कि तकरीबन 8 दिन से इस इजलास में शिरकत की दावत भिजाने पर SMS के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक, ट्विटर यानी सोशल मीडिया के ज़रिए और आज और कल 2 दिन से मुसलसल तहरीक के ऑफिस से हर एक कारकुन को टेलीफोन करके बोलने पर अहम तहरीक के कारकुन आज इजलास में मौजूद नहीं है। ये बड़े अफसोस की बात है कि आप किस तरीके से इस जंग को जीतेंगे कि अगर आप जिम्मेदार नहीं हैं। उसके बावजूद जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, काबिल मुबारकबाद हैं, लेकिन ये इजलास किस बुनियाद पर बुलाया गया, ये एक फर्जी एनकाउंटर हुआ। तेलंगाना बनकर अभी 1 साल नहीं हुआ। कल तक लोग ये समझ रहे थे कि तेलंगाना अलग होगा तो जो मुसलमानों के साथ तेलंगाना में जो नाइंसाफी हुई है, जो आंध्रा के लोगों की तरफ से तेलंगाना के मुसलमानों के साथ नाइंसाफी, वक्त की जायदादों को जो नुकसान हुआ है, कम से कम तेलंगाना अलग होने के बाद हमारे साथ इंसाफ होगा, हमको नौकरियां मिलेगी, हमको रिजर्वेशन मिलेगा। कई लोग तेलंगाना के एहतजाज में शिरकत किए, मुसलमान शाना बाशाना उस एहतजाज में हमेशा रहे। दीगर मुस्लिम तंजीमें थी या नहीं थी उस पर गुफ्तगू नहीं करूँगा, लेकिन मजलिस बचाओ तहरीक और मैं खास तौर पर हर तेलंगाना के एजुकेशन में हम जाया करते थे। लोग खास तौर पे इस मसले को मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की तरफ से एक हिंदू या मुस्लिम मसला बना दिया गया और तेलंगाना के मसले को एक ऐसा मसला बनाकर पेश किया गया कि अगर आप तेलंगाना की तारीफ करेंगे और तेलंगाना अलग होगा तो बीजेपी इक़्तिदार पर आएगी, लिहाजा आप बीजेपी की तारीफ करने के मुतारादिफ बनाकर पेश कर दिया गया। लेकिन मैं कल भी कहता था, आज भी कहता हूँ, आइंदा भी कहता रहूँगा, तेलंगाना बनना और तेलंगाना में मुसलमानों का फ़ायदा है। कुछ दिन के लिए कुछ हुक्मरान आते हैं और हुक्मरान जाएंगे, लेकिन तेलंगाना हमारी मताए अजीज है। मुसलमान जहाँ पर लड़कर तेलंगाना ला सकता है तो इस हुक्मरानों को भी बदलने की हम ताकत रख सकते हैं। आज जो लोग हुक्मरान हैं, तेलंगाना राष्ट्र समिति
कल तक जो तेलंगाना की मुखालिफत कर रहे थे, यहाँ से मैं एक मंजर सुनाऊंगा आपके सामने कि आज से तकरीबन कुछ दिन पहले मैं दिल्ली के एयरपोर्ट पर था। किसी मसले पर मैं ताइवान गया हुआ था। वहाँ से हम जब रिटर्न हो रहे थे चाइना से, तो मैं इंटरनेशनल फ्लाइट से मैं अपनी लोकल फ्लाइट दिल्ली टू हैदराबाद ले रहा था। अचानक जब एयर दक्कन एक फ्लाइट चलती थी, उस एयर दक्कन में तकरीबन 50 से 60 उलमा मशाइखीन, नाम नेहाद तंजीमों के सदर और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी उनको लेकर आए थे वहाँ पर दिल्ली में। मैंने दरियाफ्त किया कि आखिर क्या वजह है कि शहर के हालात तो ठीक हैं। मैं बहुत दिन से बाहर था हैदराबाद के, तो पता चला कि सोनिया गांधी से मिलने के लिए जा रहे हैं, तेलंगाना की मुखालिफत करने के लिए जा रहे हैं, राजशेखर रेड्डी चीफ मिनिस्टर की इमाम पर जा रहे हैं। तो आज वो मंजर भी मैंने देखा और कुछ दिन के बाद में तेलंगाना अलग होता है, चीफ मिनिस्टर केसीआर बनते हैं और जो कल तक तेलंगाना की मुखालिफत कर रहे थे, आज वो इनके गोद में बैठे हैं और वो इनके गोद में बैठे हैं। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आज केसीआर के गोद में और केसीआर आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के गोद में। बड़ी हैरत की बात है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, जो तेलंगाना की जिद्दोजहद की मुहिम जिन्होंने चलाई, बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग सबसे ज्यादा आगे थे, उस्मानिया यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स यूनियन ऑर्गेनाइजेशन सबसे आगे थे। आज सारे लोग केसीआर की जमात को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। वजह यह है कि जिन उसूलों पर तेलंगाना की जिद्दोजहद चली गई, जिन उसूलों पर इलेक्शन जीता गया, आज केसीआर की तेलंगाना राष्ट्र समिति सारे उन उसूलों से हट गई। कल तक वादा किया गया कि हम आएंगे तो वक्फ बोर्ड, वक्फ की जायदादों की हिफाजत की जाएगी। झगड़ा पार्टी राजगोपाल का जो कब्जा है दरगाह हजरत हुसैन शाह वली के ऊपर, उसको हम खाली कराएंगे। कल के पेपर मैं पढ़कर हैरत किया कि केसीआर साहब उन्हीं कंपनी से एग्रीमेंट करे हैं, लैंको जो लगड़ा पार्टी राजगोपाल की कंपनी है, तेलंगाना की हुकूमत लगड़ा पार्टी राजगोपाल की के हुकूमत से उस कंपनी से एग्रीमेंट करते हुए और पावर खरीद रहे हैं, जबकि कई दूसरी कंपनियां तेलंगाना को पावर देने के लिए तैयार है। लेकिन इनकी हमदर्दी लगड़ा पार्टी राजगोपाल के साथ ये बतलाती है कि वो दरगाह हजरत हुसैन शाह वली का जो मुकदमा दायर किया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, उस मुकदमे को आने वाले दिनों में कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। 12% रिजर्वेशन की बात की गई। मुस्लिम मसाइल, मुस्लिम हलकों में आकर चंद्रशेखर साहब टीआरएस के कायद ये वादा करते थे कि तेलंगाना अलग होगा तो मैं 12% रिजर्वेशन दूंगा। आज 1 साल हो गया, 12% रिजर्वेशन तो दूर की बात, 12 मुसलमान नौजवानों को नौकरी नहीं मिली। 12 मुस्लिम लोगों को जो 2 बेडरूम फ्लैट का जिक्र किया गया वो नहीं मिला। अरे रिजर्वेशन तो दूर की बात, नौकरियां दूर की बात, फ्लैट दूर की बात, मैं समझता हूं कि 12 मुसलमानों को वज़ाइफ तक नहीं मिले। आज ये हालत है। और जो वादा किए इलेक्शन में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की क़यादत, आपको मैं बतलाता चलूं कि आखिर ये क़यादत का ये ड्रामा क्या चल रहा है। तेलंगाना राष्ट्र समिति और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन 8 जिलों में दोनों मिली जुली सरकार चला रहे हैं। निजामाबाद में उनका मेयर, इनका डिप्टी मेयर, बोधन में उनका चेयरमैन, इनका वाइस चेयरमैन, संगारेड्डी में इनका मेयर, डिप्टी मेयर, और ऐसे तकरीबन 8 जिलों में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन और तेलंगाना राष्ट्र समिति दोनों मिली जुली सरकार चला रहे हैं। जब कोई सियासी जमात दूसरी जमात के साथ मिली जुली सरकार चलाती है, उसके लिए कोई मसले मसाइल को मनवाने के लिए कोई ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, ज्यादा जिद्दोजहद नहीं पड़ती। ये कोई आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है कि बीजेपी से लड़कर कोई मसला हल करवाने के लिए, ये तो मिली जुली सरकार है।
जैसे ही तेलंगाना अलग हुआ, तेलंगाना अलग होने के बाद से आज की तारीख तक तकरीबन 1 साल का जश्न मनाया गया। यकीनन मेरा हक बनता है कि मैं इस जश्न में शिरकत करूं। ये तेलंगाना मैंने लड़कर लाया हूं, इस जश्न का मैं हकदार हूं, लेकिन मैं उस जश्न का हकदार नहीं बनूंगा जहां पर किशनबाग की पुलिस फायरिंग में तीन लड़कों को मार दिया गया, मेरे भाइयों को शहीद कर दिया गया और मुझको जश्न में आने के लिए दावत दी जा रही है। बतलाओ, मैं अपने श्रोताओं को घर में रखकर उस तेलंगाना के जश्न में कैसे जा सकता हूं? बतलाओ, मैं कैसे जा सकता हूं कि वो जो फौजी आर्मी गैरिसन मेहदीपट्टनम में फौज के दो फौजियों ने एक मासूम बच्चे को, जिसने पीपल का पत्ता तोड़ने के लिए फौज के एरिया में गया, बकरियों को पीपल का पत्ता खिलाने के लिए, उस लड़के को पकड़कर उस शराबी फौजी ने उसको खराब किया और बाद में उसको जिंदा जला दिया। उस लड़के ने एक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के सामने अपना डाइंग डिक्लेरेशन दिया और डिक्लेरेशन में आइडेंटिफाई किया कि मुझे 2 फौजी लोग ने पकड़कर मेरे साथ बदसलूकी की और बाद में उसको जिंदा जलाकर मार दिया गया। मैं उस शहीद को घर में उसकी मौता को रखकर मैं किस तरीके से उस जश्न तेलंगाना का हिस्सा बन सकता हूँ? बताइए। मैं उसका भाई हूँ, मैं उसका बड़ा भाई हूँ, मैं उसका चाहने वाला हूँ, फिर मेरा ज़मीर कैसे गवारा कर सकता है कि मैं उस जश्न तेलंगाना में जाऊं और कव्वाली नाच गाना करूं मेरे घर में मौता रखते हुए? मैं उसका भाई हूं जो निजामाबाद में एक मामूली सी रिक्शे वाले को चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया और उस लड़के को ले जाकर टाउन पुलिस स्टेशन में जुदकोब किया, उसके तलवों को फाड़ दिया गया, उसकी ब्लीडिंग की वजह से उस लड़के को शहीद हो गया, पुलिस में लॉकअप में शहीद हो गया लड़का। उसके बाद में उस मसले को दबाने की कोशिश की गई। हम जब उस पर एहतजाज किए, वहां के एक इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस को सस्पेंड कर दिया गया। ये मुस्लिम क़यादत का वहां पर डिप्टी मेयर ये बयान दिया, मीडिया में आकर बयान देता है कि वो लड़का छोड़ता और पुलिस वालों ने नहीं उसका कत्ल किया, बल्कि वो पुलिस स्टेशन की दीवार छलांग करके जाने की कोशिश में शहीद और मर गया वो। उसके बाद में एहतजाज होता है। मैं उस लड़के का भाई होने के नाते मैं किस तरीके से उस जश्न तेलंगाना में जाकर मैं अपने घर पर लाइट लगाकर मैं उस कव्वाली प्रोग्राम में मैं कैसे शिरकत कर सकता हूँ? बताइए। वो जो शहीद हुआ लड़का मेरा भाई है, उसकी शहादत मेरे नजरों के सामने रखते हुए मैं उस जश्न तेलंगाना में कैसा जा सकता हूँ? बताइए। अगर मैं सच्चा मुसलमान हूँ, मैं अगर कायद हूँ, तो मैं समझता हूँ कि मैं उस शिरकत से मैं गुरेज करना चाहिए और मैंने गुरेज किया। मैं उस माँ का बेटा हूँ, डोमा पुलिस स्टेशन में रहीमा बी का, और वो मेरी माँ है रहीमा बी, जिसने अपने लड़के को ढूंढ रही है आज 3 महीने से। उसका लड़के का कसूर यही था कि वो किसी अज्ञात की लड़की के साथ इश्क किया और दोनों कुछ दिन के लिए भाग गए। बाद में वो लड़की आ गई वापिस। वो लड़की आकर पुलिस स्टेशन में ये बयान दी कि मैं बालिग हूँ, मैंने इसके साथ शादी करना चाहती हूँ, लेकिन उसका कसूर यह था कि वो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता की बेटी थी। आज की तारीख तक उसका लड़का लापता है। उस माँ का यह कसूर है कि उसने अपने लड़के को ढूंढने के लिए पुलिस पर दबाव डाला। डीएसपी रंगारेड्डी से मुलाकात की, रंगारेड्डी एसपी से मुलाकात की, ह्यूमन राइट्स कमीशन में दरखास्त डाला, बाद में उसको इंसाफ नहीं मिला। तंग आकर वो रहीमा भी जाकर डोमा पुलिस स्टेशन में पुलिस की निगरानी के सामने जहर पीती है और शहीद हो जाती है। पुलिस वाले जब जहर पीकर वो औरत जब गिर जाती है तो वहां का सब इंस्पेक्टर उठकर उसको लाते मारता है। लाते इतने मारता है कि उसके पेट से खून निकलता है और पीठ फट जाती है। बाद में उस मसले को दबाने के लिए वो मसले को वहां से लाकर यहाँ पर उस्मानिया हॉस्पिटल में 6 दिन के लिए सुसाइड केस, वहां पर वो जिंदा रहती है, लेकिन 6 दिन तक कोई उसका मजिस्ट्रियल स्टेटमेंट नहीं लिया जाता। ये कैसी सरकार है बतलाइए, कैसी मुस्लिम क़यादत है कि एक औरत पुलिस के जुल्म से अपने लड़के पर हुए जुल्म ना देखकर पुलिस स्टेशन में जहर पीती है
और 6 दिन तक वो जेरे दरियाफ्त रही उस्मानिया हॉस्पिटल में। ना कोई हुकूमत का नुमाइंदा, ना कोई पुलिस का नुमाइंदा, ना कोई मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का नुमाइंदा वहां पर जाकर उससे इयादत करता है। बाद में जब वो मर जाती है उस मसले को दबाने के लिए सारे लोग एक्टिव हो जाते हैं। मैं उस माँ का बेटा हूं जिसने डोमा पुलिस स्टेशन में जहर दिया। मैं उस भाई जो लापता भाई का भाई हूं। अब बतलाओ मेरे इस सीने को छन्नी रखते हुए मैं कैसे जश्न तेलंगाना में आऊं। यहां तक बात होती तो भी फिर भी चल जाता, लेकिन लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान की जेल मुसलमानों के लिए अदालत तहफ़्फ़ुज़ करती है। अब अगर मैं कहूं तो गलत नहीं, या कल के दिन कोई मीडिया अगर ये उछाले बात को, या इंटेलिजेंस वाले एसबी वाले ये कहें कि अमजदुल्ला खान अदालत के ऊपर भरोसा नहीं रखा। मेरा यकीन आज भी अदालत पर है। सारे दुनिया सारा हिंदुस्तान फिरका परस्त हो सकता है, लेकिन अदालत फिरका परस्त नहीं हो सकता। लेकिन साबिक़ा फैसलों को देखते चलिए आप कि यहाँ पर इस हिंदुस्तान जहाँ पर कल तक हक की बुनियाद पर फैसले होते थे, आज वही हिंदुस्तान में आस्था की बुनियाद पर फैसले हो रहे हैं। अरे अदालती तहलील में है मुस्लिम लड़के वक़ार, अमजद, डॉक्टर हनीफ, इजहार खान और एक लड़का, जुमला 5 लड़के अदालती तहलील में हैं। इनका केस 6 साल से चल रहा है। ये वक़ार और इनके साथियों को 6 साल से जेल में रखे। आज मुस्लिम क़ियादत हर 8 दिन में या 10 दिन में कोई एक अखबार में जाते हैं, इंग्लिश अखबार में एक स्टेटमेंट देते हैं कि हाँ हुकूमत इसके लिए जिम्मेदार है। आलिया फर्जी एनकाउंटर के लिए अगर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन हुकूमत को जिम्मेदार करार देती है तो सबसे पहले मेरा मुतालिबा है कि उस मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की क़यादत से कि तुम अपना जो मिली जुली सरकार चला रहे हो उससे तुम दस्तबरदार हो जाओ। पहले तुम उनके निजामाबाद के मेयर से आप अपना जो तारीफ दिए है वो वापस कर लो और आज जाकर गवर्नर को एक लेटर दो कि हम इस सरकार की तारीफ नहीं करते हैं। खाली मगरमच्छ के आंसू रोना ये पहली मर्तबा नहीं है। आज कई लोग मुझे दावतों में मिलकर ये कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी खामोश है, इस मसले पर क्या बात है। मैं पूछा कि इन्हों कब बोले थे ऐसे मसलों पे, आप एक बार मुझे याद दिलाइए। किशनबाग में पुलिस फायरिंग हुई, दारुसलाम में बैठकर फूला पहनते रहे, दिन भर उस दिन फूला पहने। अजलामी इंतखाबात में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की कामयाबी पर दारुसलाम में मिठाई बटी, फूल पहने, वहां पर फिसाद होते रहा, सरदार जी लोग मारते रहे। पुलिस अंदाजुन बीएसएफ के जवान आकर छोटा मोटा वाकया था, किसी झंडे के मसले पर वाकया हुआ, पुलिस आती, लाठीचार्ज करती, रैपिड एक्शन फोर्स आती, आंसू गैस 2-4 गोले मारते, लोग भाग जाते। नहीं, वहां पर बीएसएफ को कब लाया जाता है? खालिस्तान की लड़ाई के लिए सरदार जी जब इंकलाब करे तो जब बीएसएफ को नहीं लाया। गुजरात में 21 दिन तक मुसलमानों का खतरेआम हुआ, वहां पर बीएसएफ को नहीं लाए। तेलंगाना के 12 साल के एजिटेशन में कई जायदादों को नुकसान पहुंचाया गया, कई लड़ाई झगड़े हुए, जब बीएसएफ को नहीं लाए। मामूली सी वाक़े पर कहा मुसलमानों का रद्द-ए-अमल सरदारियों के ऊपर होता बोलकर वहां पर एक बीएसएफ की टीम लाया और बीएसएफ वाले अंदाज फायरिंग किए, 3 स्पॉट पर शहीद हुए, 8 नौजवान जख्मी हुए। मुस्लिम क़यादत खामोश रही, दारुसलाम में फूले पहनते रहे, मिठाई खाते रहे। साबिक़ा रिकॉर्ड इनका उठाकर देखो, इनके वालिद का रिकॉर्ड उठाकर देखो, बाबरी मस्जिद की शहादत, उसके बाद में पुलिस फायरिंग में नौजवान बच्चे शहीद, उसके बाद में आजम अजीज का एनकाउंटर, उसके बाद में आजम गौरी का एनकाउंटर, उसके बाद में फसीउद्दीन रफी, उसके बाद में आजम अजीज का एनकाउंटर, उसके बाद में आप बतलाइए कि कब ये आवाज उठाए थे? ये हमारे कौम की बदबख्ती है बोलिए, या हमारे कौम का लाशऊर बोलिए कि ये कौम पर मुसल्लत है। बावजूद इसके कल तक नेमन बदल नहीं था, आज नेमन बदल है कौम के सामने। उसके बावजूद इंशाअल्लाह देर है अल्लाह के पास, लेकिन अधेर नहीं है। ये जो बच्चे वक़ार के ऊपर 3 केस थे, क्या 3 केस थे? पहले तो एक कमीशन बनानी चाहिए कि वक़ार क्यों बना, वक़ार क्यों बना, इसके ऊपर एक कमीशन बिठानी चाहिए। सिटिंग हाई कोर्ट के जज से
ताकि आइंदा कोई लड़का फिर से बेकार ना बन सके, आइंदा कोई मुसलमान ना इंसाफी की सूरत ना बन सके। बेकार इसलिए बना कि मक्का मस्जिद में 18 मई 2007 के दिन जो बम धमाका हुआ, बम धमाके के साथ ही एक फितरत है कि अचानक से लोग बाहर भागते हैं। कोई ऐसा वाकया हुआ, अब आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, अगर कोई वाकया पेश आए तो फौरी अपनी जान बचाने के लिए लोग बाहर भागेंगे। उन निहत्ते मुसलमानों को जो बाहर भागते आए उन पर जो पुलिस फायरिंग की है, पुलिस फायरिंग में 8 मुस्लिम नौजवानों को शहीद कर दिया गया। बेकार नहीं बल्कि बेकार के जैसे 100 बेकार और अमजदुल्ला खान के जैसे 100 अमजदुल्ला खान का एक ही मुतालबा था कि जो पुलिस के आला ओहदेदार इस फायरिंग के लिए जिम्मेदार हैं और जो पुलिस के ओहदेदार जो टीवी के सामने आकर बयान दिए, अरे अभी हम शहीदों को, कितने लोग मरे, कितने जख्मी हैं, उनको दवाखानों को भेज रहे थे, अचानक से टीवी पर आकर 3 बड़े IPS ऑफिसर ये स्टेटमेंट दिए कि ये जो बम धमाका हुआ कि ये शायद बिलाल और हुती तंजीम का बम धमाका है। मैं उस दिन भी ये बात कहा और आज भी ये बात कह रहा हूँ कि जो पुलिस ऑफिसर को 5 मिनट पहले, 5 मिनट बाद में उनको इत्तला हो जाती है कि कौन बम धमाका करते हैं, 5 मिनट पहले उनको क्यों इत्तला नहीं होती ताकि मासूमों की जान बचा सके। आपकी अगर काबिलियत इतनी ज्यादा है तो आप वो काबिलियत 5 मिनट पहले क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटेलिजेंस है, हजारों करोड़ रुपए खर्चा किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जितने लोग उसमें इन्वॉल्व थे फायरिंग में, जो हुकूमत थी कांग्रेस की, जभी भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कांग्रेस का पार्ट एंड पार्सल थे, आज असदुद्दीन ओवैसी जाकर महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को गालियां दे रही है। ठीक है, दे रहा है, दुरुस्त है, लेकिन 9 साल तुम यूपीए में नहीं रहे। 9 साल सोनिया गांधी का पल्लो पकड़कर पूरे हिंदुस्तान में फिरे नहीं फिरे। 9 साल यही राहुल गांधी के बाद बैठकर अपनी तस्वीर खिंचाए या नहीं खिंचाए। 9 साल यूपीए हुकूमत, कांग्रेस की हुकूमत तुमको इस्तेमाल करते हुए, जब अमेरिका से एक बयान दिया गया कि अमेरिका ने एक बयान दिया था आज से कुछ दिन पहले कि यहाँ पर अक़लियतों पर जुल्म हो रहा है हिंदुस्तान में, तो यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का डेलीगेशन गया था, मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का डेलीगेशन, उसकी सदारत आपने की और वहां पर जाकर हिलेरी क्लिंटन से ये कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का बहुत तहफ़्फ़ुज़ है, हम बहुत खुश है कांग्रेस की सरकार में। ये बात आपने कही या नहीं कही बताई। तो आज बेकार का मसला फिर से मैं आता हूं कि नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने वाले का नाम बेकार। उन मजलूम निहत्ते मुजाहिद जो जिनको शहीद कर दिया गया, उन लाशों को खाता देने वाले का नाम बेकार। उनकी इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाले का नाम बेकार। काबिल मुबारकबाद है यकीनन। ठीक है, जो हुआ नहीं हुआ मुझे मालूम नहीं, कौन किया, ये तो एक पुलिस की एक स्टोरी रहती है हमेशा कि पहले एक स्टोरी जिस तरीके से फिल्म की एक स्टोरी लिखी जाती है, एक राइटर तस्वुर करते हुए एक कहानी लिखता है, उसके बाद में उस स्टोरी में कैरेक्टर डाला जाता है, एक को हीरो बनाया जाता है, एक को हीरोइन बनाया जाता है, एक को विलन बनाया जाता है। उसी तरीके से बेकार की स्टोरी भी बनाई गई। बेकार के ऊपर 3 बड़े केस थे। बेकार के ऊपर मैं फिर से मक्का मस्जिद के ऊपर जाता हूँ। मक्का मस्जिद की फायरिंग के लिए जितने पुलिस के आला ओहदेदार जिम्मेदार थे, सब इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर बनाया गया, बंजारा हिल पुलिस स्टेशन दी गई, जुबली हिल पुलिस स्टेशन दिया गया, जहां पर के इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस वहां के सर्कल को कम से कम 1-2 लाख रुपए इनकम होती है। फोकल पॉइंट, नॉन फोकल पॉइंट रहता है सर्विस में। दूध देने वाली पुलिस स्टेशन अलग होता है और पुराने शहर के पुलिस स्टेशन अलग होते हैं। तो जितने भी पुलिस के आला ओहदेदार या जितने भी लोग जिम्मेदार थे वो फायरिंग के ऊपर, सारों को तरक्की दी गई, सारों को अच्छे पोस्टिंग दी गई और मासूम बच्चों को 18 महीने जेल में रखा गया। लेकिन मुस्लिम क़यादत, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और 6-7 MLA कभी चारलापल्ली जेल जाकर कोई बच्चों से नहीं मिले, कभी नहीं गए। आज ये लोग आवाज नहीं उठा रहे तो हैरत की कोई बात नहीं है। 18 महीने मुस्लिम बच्चे थे, 2-2 महीने मुस्लिम बच्चों को प्राइवेट टार्चर सेलों में रखकर उनको टार्चर किया गया, जब आवाज नहीं उठाए। आज क्या ये लोग आवाज उठाएंगे बताइए।
इनका काम है हुकूमत के साथ रहना, इलेक्शन से 6 महीने पहले आना, चार मीनार की मंदिर का इश्यू उठाना, उस मंदिर के ऊपर जज्बाती तकारीर करना और कुछ बच्चों में स्पोर्ट्स के सामान बांटना, 1-1 लाख